मौलाना साहब को आवाज देता हूँ जो आए और इस विषय पे अपने विचार रखें। दो अहम चीजों के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। एक राष्ट्रद्रोह का मामला जिसको इंडियन पिनल कोड में हम सेडिशन कहते हैं, इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय इन्होंने 11 मई 2022 को एक ऑर्डर पास की है। उस ऑर्डर के परिणाम क्या है और उसके कानूनी डायमेंशंस क्या है, ये समझना अहम जरूरी है। दूसरा मुद्दा आप जानते हैं कि खास करके 1991 में भारत सरकार ने एक कानून बनाया जिसका नाम द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ऐसा एक कानून है जिसके तहत भारत सरकार ने ये नीति तय की थी कि जो भी हमारे ऐतिहासिक धरोहर है, खास करके रिलीजियस मामले में, और उनका जो कैरेक्टर है वो 15 अगस्त 1947 के डेट पे बरकरार रहेगा। और इसके तहत देश में कोई भी मंदिर, मस्जिद, इन तमाम मामलों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, कोई पुनर्रचना नहीं की जाएगी। इस तरह का एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, इस कानून को लेकर अभी एक देश में नई बहस छिड़ी है और उसका कारण ज्ञानवापी मस्जिद के संदर्भ में जो जूनियर डिवीजन के कोर्ट द्वारा एक दो ऑर्डर पास किए गए, जिसमें सर्वेक्षण का ऑर्डर है। इन मामलों को लेकर जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में सीधा जूनियर डिवीजन से पूरा मामला उठाकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल पे उसको ट्रांसफर कर दिया और वाराणसी कोर्ट के सामने ये मामला है, सुनवाई चल रही है। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरफियरेंस है ये दूसरा मुद्दा है। और इससे जुड़ा हुआ तीसरा मुद्दा जो है कि जिस तरह देश में राष्ट्रद्रोह का जो गुनाह है या क्राइम है, सेक्शन 124A, क्या ये रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? उसी तरह क्या 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसके बाद कोई भी इस तरह के मामले फिर एक बार नए सिरे से उनकी छानबीन होनी चाहिए? इस तरह का एक विवादास्पद मुद्दा देश के सामने है। और इन दो मुद्दों के ऊपर जब हम गहराई से देखते हैं तो इसको कानूनी एक डायमेंशन है, एक सोशियोलॉजिकल, एक एंथ्रोपोलॉजिकल, फिर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का हिस्सा होता है। तो कई सारे मामले इससे इंटरलिंक होते हैं। लेकिन इस मामले में संक्षिप्त में देखा जाए तो एक थिंकर ये हमेशा कहता है कि भारत के लोगों की आंखें गलती से आगे, वो दरअसल पीछे होनी चाहिए थी, बैक साइड होनी चाहिए, क्योंकि भारत के लोगों को अक्सर आगे देखने की आदत बहुत कम है और पीछे देखने की आदत ज्यादा है। इसका भी एक परिणाम हमें भुगतने को मिल रहा है। दूसरी बात और बड़ी इम्पोर्टेंट ये है कि जब कोई नया देश समाज बनता है या उसके रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस होती है, अमेरिका जैसे देश में भी रिकंस्ट्रक्शन ईरा रहा है और वो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मंदिर या मस्जिद या टेम्पल या गुरुद्वारा नहीं है। तो रिकंस्ट्रक्शन ईरा हर सोसाइटी में, हर देश में एक इंटीग्रल पार्ट होता है। अपने यहाँ भी वो रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस है, लेकिन वो भारतीय संविधान के दायरे में है, भारतीय संविधान के जो मूल आधार है उसके दायरे में है। तो ये क्या मूल दायरा कभी कभी खतरे में आता है। इस तरह के मामले हमारे सामने आते हैं जो वर्तमान संदर्भ में है।
सीधा मैं अगले महत्वपूर्ण मुद्दे पे आऊंगा। वो सीधा कि नवंबर 2019 में अयोध्या के या बाबरी मस्जिद के बारे में फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने दिया। लॉयर हमेशा एक दूसरे के साथ एग्री नहीं होते, डिफर ही करते हैं, और डिफर करना लॉयर का काम ही है। और इसलिए कई लॉयर लोग या लीगल एक्सपर्ट लोग अयोध्या का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो हैंड आउट हुआ है उसको जजमेंट भी नहीं मानते, कानूनी रूप से जजमेंट नहीं मानते, क्योंकि वो एक तरह से अयोध्या पीस अकॉर्ड है या पीस पैक्ट है। तो पीस पैक्ट को लीगल जजमेंट कितना मानना, ये हम पॉलिटिकल ऑर्डिनरी भाषा में बहस तो कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया हुआ कोई भी ऑर्डर फिर हमें कानून के दायरे में ही उसको रीड करना पड़ता है। ये भी एक लिमिटेशंस है, क्योंकि एक बात को सच मानना पड़ेगा, और वो बिंदु ये है कि अयोध्या फैसले ने एक पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। अयोध्या जजमेंट ने एक पेंडोरा बॉक्स इस मामले का खोल दिया, जिसके परिणाम हमें अभी भुगतने पड़ रहे हैं। पॉलिटिकली अब हम जानते हैं कि अयोध्या तो झांकी है, बाकी है। अब बाकी की शुरुआत अभी मैं आते वक्त टीवी न्यूज देख रहा था, तो किसी ने अब अजमेर दरगाह के बारे में पिटीशन किया, तो ये तो अनलिमिटेड चलेगा। अगर ये अनलिमिटेड चलेगा तो कहां तक लेके जाएगा ये? फिर अभी नए स्टेक होल्डर डेवलप हो रहे हैं इसमें, जैसे एक बुद्धिस्ट एंगल है, बुद्धिस्ट डायमेंशन है कि भाई फिर मुगल आक्रमण के पहले भी तो बुद्धिस्ट कल्चर थी, अशोका के 84 स्तूपास थे, तो फिर उसका डिमोलिशन हुआ, उसके ऊपर रिकंस्ट्रक्शन हुआ। तो ये ऐसे इतिहास में गोते लगाने का काम शुरू हो गया, तो देयर विल नॉट बी एनी एंड। और इसीलिए जो 1991 का कानून है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वो कहता है कि जो स्थिति 15 अगस्त 1947 की है उसको बरकरार रखना चाहिए। और ये 1947 की स्थिति को बरकरार रखने का कानून भी किस हालत में पार्लियामेंट ने क्यों बनाया, इसकी भी पार्श्वभूमि हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। क्योंकि एक सिस्टमैटिक एक मास मूवमेंट जब बिल्डअप होती है, तो मास मूवमेंट अगर किसी रिलीजियस मुद्दे को लेकर जब बिल्डअप होती है, तो फिर एक संसद द्वारा सर्वमान्य कानून बनाकर ऐसे इस तरह के मास मूवमेंट रोकने की आवश्यकता होती है, और वो रोकने के लिए संसद के माध्यम से वो कानून बनाया गया। अब वो कानून की लीगैलिटी अब सुप्रीम कोर्ट के सामने टेस्ट होने वाली है, वो भी मामला पेंडिंग है। जैसे 124A कॉन्स्टिट्यूशनलिटी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है, उसी तरह ये कानून की भी लीगैलिटी लीगैलिटी या कॉन्स्टिट्यूशनलिटी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। जब ये लीगैलिटी और बोथ द कानून, ये सेडिएशन एज वेल एज द वर्शिप एक्ट, ये जब पेंडिंग है, तो ये बीच में सारे डेवलपमेंट आ गए। अब ये डेवलपमेंट को डील करते हुए सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 2 ऑर्डर दिए। अब एक सेडिएशन का, तो अभी हम जैसे पहले ही बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, 2 पेज का है, मेरे पास है, 11 मई का ऑर्डर है। और इसमें हमारे जब चर्चा हुई शाकिर भाई से, तो कहा कि रिपरकेशन क्या होगा। तो रिपरकेशन जहाँ तक मेरी समझ में है, और अगर कुछ एडिशन है तो बाद में उसमें बाकी साथी कर लेंगे, कि सीधी बात है कि जो भी रजिस्टर्ड FIR है 124A को, उसके संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं होगी, अबेयंस में रखो उसको। लगभग साधारण भाषा में मैं स्टे कह सकता हूँ, जो आपके समझ में आए। दूसरी बात कि पुराने मामले जो है उस संदर्भ में क्या होगा, तो उसके मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो ये सीधा है। मतलब वो ट्रायल भी चली है तो वो ट्रायल नहीं चलेगी, ये सीधा है। तीसरा मामला जो बड़ा गंभीर वाला है शाकिर भाई,
कि 124A के अंदर जब कपिल सिब्बल जी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बहस की तो उन्होंने जो आंकड़ा दिया कि 13,000 लोग उसके अंदर जेल में हैं। तो 13,000 लोग अगर जेल में हैं तो उन लोगों का क्या होगा? क्या उनको कोई रिलीफ मिल सकता है? क्या उनको बाहर आने का मौका मिल सकता है? तो जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है उनको मौका मिल सकता है। और ये स्टे का ऑर्डर का, भाई लीगली हम स्टे भी नहीं कह सकते, लेकिन मैं आपको समझने वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इसका सहारा लेकर ये ऑर्डर प्रोड्यूस करके वो बाहर आ सकते हैं। उनकी भी जो प्रोसीडिंग है उसके ऊपर अबियंस का प्रिंसिपल लागू हो सकता है। अब सेडिएशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अब इसके बारे में अगस्त 30, 2018 को लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का एक कंसल्टेटिव पेपर है, वो डिटेल पेपर है। और उस डिटेल पेपर में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, आपको मालूम है, भारत सरकार का ही एक तरफ से डिपार्टमेंट माना जाता है कि कानूनी मामले के ऊपर स्टडी करने के लिए लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एक अथॉरिटेटिव संस्था मानी जाती है। और अभी भी जो भारत सरकार की तरफ से सेडिएशन के मामले में जो एफिडेविट सादर किया उसमें वो लिखा है कि ऐसी कोई संस्था द्वारा इस इशू को री एग्जामिन किया जाए। हालांकि एफिडेविट में, यूनियन ऑफ इंडिया के एफिडेविट में इसका जिक्र नहीं है कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, लेकिन लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ऑलवेज स्टडी एग्जामिन दिस काइंड्स ऑफ द लेजिस्लेशंस और सम काइंड ऑफ इश्यूज। तो ये 2018 के लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन पेपर में 10 सवाल है और ये 10 सवाल अलग एंगल से 124A के बारे में से। तो पहला सवाल ये है कि ये अंग्रेजों ने लाया और अंग्रेजों ने उनके स्टेट में 2010 में खत्म किया है, 2009 में उनके स्टेट में खत्म किया है। तो क्या हमने अभी भी बरकरार रखना चाहिए? ये पहला सवाल है। मतलब जिन्होंने ये लाया था, पैदा किया, उन्होंने अपने स्टेट में खत्म किया, तो हमने उसको चालू रखना चाहिए या नहीं? फिर दूसरी बात है, आपको पता है कि ये 124 ये ओरिजिनल था ही नहीं है आईपीसी में, इसको बाद में लाया गया, 1897-98 में लाया गया, इंसर्ट किया गया, कारण कुछ और थे। अब सवाल यह है कि वही हालात अभी भी है क्या? और वो हालात अभी नहीं है तो फिर रखने की जरूरत क्या है? तो इस तरह से 10 सवाल उठाते उठाते लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो अभी दायरा है, और अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के साथ सेडिएशन कानून अगर मेल नहीं खाता तो दोनों के बीच में स्ट्राइक डाउन कैसा करें, बैलेंस कैसे बनाए? तो इस तरह से, और अंत में यह सवाल है कि क्या प्रोग्रेसिव सोसाइटी में ऐसे कानून की जरूरत है, सेक्शन की जरूरत है? तो ऐसे 10 एंगल लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने इस पेपर में डिटेल लिखा। 2015 में इसके संदर्भ में शशि थरूर, इन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल लाया था पार्लियामेंट में, लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल की हालत क्या होती है अपने को पता है, और इसलिए 124 रहे या ना रहे ये भी एक मुद्दा है। लेकिन भारत सरकार ने सरप्राइज से, भारत सरकार, वर्तमान भारत सरकार, इन्होंने अपने एफिडेविट में लिखा कि हम 2 चीजें करना चाहते हैं, एक सिविल लिबर्टी और एक इमरजेंसी टाइप सिचुएशन जिसमें 124A की जरूरत है, उसके बीच में बैलेंस बनाना चाहते हैं। नंबर 1, यूनियन ऑफ इंडिया ने साफ तौर पर इस एफिडेविट में लिखा है कि इसका गैर इस्तेमाल होता है, और गैर इस्तेमाल तो होता है। हनुमान चालीसा को लेकर भी सेडिएशन लगा है, अभी भी लगा ना, या वो बेंगलोर में स्कूली ड्रामा करने वाले बच्चे, उनके ऊपर भी 124A लगा। तो गैर इस्तेमाल के उदाहरण तो कई सारे हैं। तो गैर इस्तेमाल को कैसे रोका जाए, और इसलिए 124A को री एग्जामिन भारत सरकार को करने का एक मौका सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, और इसलिए ये मैटर अभी जुलाई 3rd वीक में सुप्रीम कोर्ट के सामने आने वाली है। तो ये मामला अभी भी पेंडिंग है, चल रहा है,
और इसलिए अभी भी हम इसके ऊपर कोई सीधा अपना ओपिनियन व्यक्तिगत तौर पे दे सकते हैं, एक अलग बात है। लेकिन जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का इसके बारे में फाइनल वर्डिक्ट आना है तो वो अभी पेंडिंग है, वो आना बाकी है। उसके बाद ही उसके ऊपर एक टीका टिप्पणी या मतभेद व्यक्त कर सकते हैं। दो और मुद्दे बताकर मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। उसमें ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर जो ज्यादा अभी सीरियस मुद्दा बनेगा, मैंने कहा कि इसको कोई एंड नहीं है। फिर मथुरा है, वाराणसी है, अजमेर है, बहुत सारे हैं। फिर कल कोई बुद्धिस्ट स्कॉलर सामने आएंगे तो फिर वो एक मामला बढ़ेगा। लेकिन ऐसे कंट्रोवर्सीज को कोर्ट ने कितना हाथ डालना चाहिए, ये एक अहम मुद्दा है। क्या कोर्ट के पास इसकी उतनी रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्सपीरियंस या एक्सपर्टीज है या नहीं है, ये एक मतभेद का मामला है। कोई कह सकता है कोर्ट इसके लिए आर्कियोलॉजी सर्वे, डिपार्टमेंट रिपोर्ट, एक्सपोर्ट रिपोर्ट की मदद लेकर कानूनी दायरे में मामला सुलझा सकता है। अगर इस तरह का मामला है तो फिर अयोध्या का जो जजमेंट है, वो जजमेंट अगर देखे तो फिर कई देशों में जुडिशियरी के ऊपर ही आरोप लगता है कि समटाइम्स जुडिशियरी फंक्शंस एज पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, ये मैं ऑर्डिनरी भाषा में नहीं कह रहा हूं। इस फील्ड का बेहतरीन स्कॉलर है एक प्रोफेसर ग्रिफिथ नाम का, और उसकी वर्ल्ड फेमस किताब है द पॉलिटिक्स ऑफ जुडिशियरी। तो कई सारे ऐसे इंस्टेंसेस कई देशों में मिल जाते हैं। तो कई हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारी जुडिशियरी क्या वो टूल तो बनने को रास्ते पर तो नहीं है, कहीं प्रोसेस तो नहीं है। ये एक बहुत गंभीर मामला है जिसको देश के जो भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को ख्याल रखते हैं उनके लिए एक बड़ा चिंता का सवाल है। दूसरा मामला है कि ज्ञानव्यापी के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट की एक्स जज रेखा शर्मा, इनका एक बहुत बेहतरीन राइटअप आया है। रिटायर्ड जज है दिल्ली हाई कोर्ट रेखा शर्मा, और उन्होंने उस राइटअप में क्या सुप्रीम कोर्ट को इस तरह के ऑर्डर पास करने का अधिकार है या नहीं है, इस तरह का सवाल उठाते वक्त कहा कि मामला सीधा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भेजना जूनियर डिवीजन से, ये कानूनी रूप से कितना सही है। एक तो एक अपील का मौका चला जाता है। फिर दूसरा कि अगर 1991 के एक्ट है तो फिर कोर्ट को कितने इस दायरे में जाने की इजाजत देना चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट एज बीइंग द अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, एक हेड ऑफ फैमिली बोलते हैं जुडिशरी का, तो कोर्ट के इस मामले में कितनी जाने की इजाजत देनी चाहिए, इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट का रोल एक बड़ा होना चाहिए। तीसरा, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो ऑब्जर्वेशन मेड बाय जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। ऑब्जर्वेशन मेड बाय डी.वाई. चंद्रचूड़ कि क्या ये एग्जम्पशन कैटेगरी में ज्ञानव्यापी का मामला आता है, क्या वो सेक्शन 3 और 4 ये भी कानून 3 पेज का है, कोई भी देख सकता है, कोई बहुत छोटा है, लेकिन फिर कानूनी भाषा आपको मालूम है, एक भी अगर सेंटेंस है तो वो उसका निकालते निकालते किताबें बन जाती है। तो हार्डली 2-3 पेज का है ये कानून वर्षिप 1991 का। और सेक्शन 3 और सेक्शन 4 ये कहता है कि नॉर्मली उसकी जो भाषा है कि भाई जो हालत 15 अगस्त 1947 को है वो बरकरार रखो। अब इसमें अयोध्या को छूट दिया था। अयोध्या को छूट इसलिए दिया था क्योंकि अयोध्या का मामला ये कानून के पहले से शुरू हुआ था। तो इस कानून के पहले जो शुरू हुआ है उसको भी अभियंस रखने का ये प्रोविजन अभी इसमें है। और इसीलिए ये 1991 का सेक्शन 3 और 4 अगर सही तरीके से हम समझे तो फिर जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ का जो ऑब्जर्वेशन है कि हो सकता है कि जो जूनियर डिवीजन का जो ऑर्डर सर्वेक्षण का आया, इंस्पेक्शन का आया, वीडियोग्राफी का आया,
क्योंकि ये एग्जम्पशन कैटेगरी में आ सकता है। अब देखो ये ऑब्जर्वेशन है, ये उनका कोई रूल नहीं है। अभी फिर वही साधारण आदमी और लॉयर या लीगल फील्ड के लोग इसमें समझने का बहुत अंतर आता है। साधारण आदमी इसको समझेगा अरे सुप्रीम कोर्ट के जज ने ऐसा बोला, लॉयर आदमी इसको ऑब्जर्वेशन के तौर पे लेता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज का ऑब्जर्वेशन भी हाई कोर्ट के लोगों के लिए बड़ा कीमती रहता है। इसलिए अनवांटेड ऑब्जर्वेशन कई बार सुप्रीम कोर्ट के जजेस के द्वारा जो किए गए उसका बहुत नुकसान अपने भारत को हुआ। सायरा बानो के केस के संदर्भ में जब ऐसे अनवांटेड ऑब्जर्वेशन जब किए थे तो उसके परिणाम हुए थे। इसलिए कहते हैं लीगली जजेस लोगों को भी लिमिटेशन है, दे शुड रिस्ट्रिक्ट टू द फैक्ट्स एंड द लॉ। लेकिन कभी कभी जज भी एक आदमी होता है, सोसाइटी में जीता है, उसके ऊपर भी संस्कार होते हैं, उसकी भी इंडिविजुअल ओपिनियन होती है और वो इंडिविजुअल ओपिनियन जजमेंट के सामने या इंटरेक्शन के रूप में, बहस के रूप में सामने आती है। और इसलिए जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ का जो पर्सनल ओपिनियन रिफ्लेक्ट हुआ उसका शायद भविष्य में परिणाम हो सकता है सेक्शन 3 और 4 के इंटरप्रिटेशन को लेकर। ये गंभीर मामला है। तो इस तरह की पार्श्वभूमि आप सभी के सामने एक बेसिक के तौर पे मैं आप लोगों के सामने रखे आयोजकों का शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।